जीतेंगे या मरेंगे, हारेंगे तो हम नहीं, या मरेंगे या जीतेंगे। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जो है ये एक्चुअली बिठा के इतना कंजर्वेटिव बजट बताते हैं, तो उनको लगता है जैसे मैं अपने घर से दे रहा हूँ। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये कामगारों का पैसा है और उनको मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए 1171 रुपए में कौन दो आदमी जी सकते हैं? और जो कंट्रीब्यूशन करने वाला हिंदुस्तान में एक ही तबका है जिसने अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उसको आपने वंचित रखा है। और जो एमएलए एमपीज है जो धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उनको 3-3 4-4 पेंशनें दे रहे। जो हमारे बुजुर्ग है उनको अगर फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया तो देश की संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो औसतन 75 साल उम्र के हैं, यहाँ अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी संज्ञान प्रधानमंत्री जी ले। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आप इस वक्त देख रहे हैं ये भीड़ है और ये लोग अपनी पेंशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये सभी लोग जो हैं स्टेट कॉरपोरेशन, सेंट्रल कॉरपोरेशंस, इन सब में बड़े पदों पे हुआ करते थे और आज इन्हें पेंशन के नाम पर ना के बराबर पैसा मिल रहा है। इन्होंने अपना एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें ही पैसा कटवाया, 1100, 1200, 2000 रुपये कटते हैं और कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। और आज पेंशन के नाम पर नेग्लिजिबल अमाउंट, जिससे घर तो क्या मतलब खर्चा नहीं चल सकता है, उतना अमाउंट मिल रहा है। क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स और इनको चाहिए क्या? ये सारे सवालों के जवाब हम इन्हीं से मांगेंगे और इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे नमस्कार सर, आपका नाम? जी, मैं कमांडर अशोक राउत, EPS 95 की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है जी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांग कर रहे हैं आज सरकार? देखिए, हमारी मांगे 4 मांगे हैं। हाँ जी। लेकिन ये मांगे क्यों हैं ये भी बता देता हूँ। ये सारे जो सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के वर्कर्स हैं, हाँ, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी उद्योग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, PSUs हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ये सारे जो शुगर फैक्ट्रीज हो, RTC हो, रोडवेज, ये सारे देश का मामला है। इसमें इन्होंने हर महीने अपना अंशदान किया है। पहले 417 रुपये भरते थे, फिर 541 भरते थे, आजकल 1250 हर महीने भर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ पेंशन के लिए। इनका पेंशन का फंड है अलग से। अब ये 70 लाख लोग रिटायर्ड है, 6 करोड़ लोग आज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 1250 रुपये। 6 करोड़। और ये पूरा सेक्टर के जितना लेबर फोर्स है इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो 19 करोड़ 33 लाख है। तो इतना बड़ा सेक्टर, इतने बड़े तादाद में जो हमारे कामगार हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने हर महीने पैसे भरे हैं और वो पैसे का आज उनको जो पेंशन मिलती है, आप यकीन मानिए 300 रुपये से पेंशन 3000 तक मिलती है। 300 रुपये? 300 रुपये से लेके 3000 तक। तकरीबन 23 लाख लोगों को 1000 के नीचे पेंशन है। 23 लाख लोग 1000 से कम पेंशन पाते हैं। और औसतन पेंशन इनकी पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपये है। क्या आप कैसे मतलब यकीन कर सकते हैं या कैसे आप बिलीव कर सकते हैं कि 1171 में 2 लोग जिंदा रहें? कैसी अपेक्षा कर सकते हैं? 1171 में वो मेडिकल फैसिलिटी देखेगा, उसकी दवाई देखेगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल कार्ड वगैरह बनता है? कुछ नहीं, क्योंकि इनको 500-1000 रुपये पेंशन मिलती है, तो बाकी सारी जो सामाजिक सुरक्षितता की योजनाएं हैं सरकार की, उससे वंचित रह जाते हैं क्योंकि इनको पेंशन मिलती है। पेंशन कितनी मिलती है? 1000 रुपये से तकरीबन। अभी 1000 रुपये औसतन पेंशन 1171 रुपये। और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे फंड में पैसा है, इनके फंड में, EPFO के पास पेंशन फंड में 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है। 6.5 लाख करोड़ हर साल। जो 6 करोड़ लोग 1250 अंशदान करते हैं, वो 90,000 करोड़ हर साल उसमें आते हैं। इनका हर साल का जो ब्याज है औसतन वो 60 से 65,000 करोड़ है। और इनकी मांगे आप यकीन मानिए 1995 से लेके 1995 से लेके आज तक इनको सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, जो कि 1 साल के ब्याज का 1.5 साल का ब्याज के बराबर है। तो इतना पैसा कम देना और इतना पैसा वसूल करना
और जो कंट्रीब्यूशन करने वाला हिंदुस्तान में एक ही तबका है जिसने अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उसको आपने वंचित रखा है। और जो एमएलएज एमपीज है जो धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उनको 3-3 4-4 पेंशन दे रहे। पुलिस को कुत्ते को पेंशन है, आप जानते हैं 3,000 रुपये पेंशन है उसके कुत्ते को। थर्ड जेंडर को पेंशन है, और इन लोगों ने किसी ने भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। और हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करने के बाद और बुढ़ापे के दराज पे जब खड़े होते हैं हम, तो हमें वंचित किया जाता है। आप मुझे बताइए 1171 रुपए में कौन 2 आदमी जी सकते हैं? और किसके बेटे पालते हैं आजकल वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव संस्कृति नहीं रही। आज अगर आपने फाइनेंशियली जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अगर फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया तो देश की संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है सर, ये बताइए कि सर अभी एक सर से बात कर रहा था मैं कि ये पॉलिसी बदली गई थी, पहले कुछ और पॉलिसी थी, अब नई पीएफ पॉलिसी आई थी। देखिए ये कौन सरकार लेकर आई थी? देखिए ऐसा है, पहले जब ये स्कीम बनी थी उसमें अच्छे प्रावधान थे। प्रावधान उनके एक एडवर्टाइजमेंट में बताता हूँ उनमें क्या लिखा था कि अगर इसमें आप शामिल होंगे तो आपको गवर्नमेंट पेंशन से 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। 10% ज़्यादा? हाँ, उसमें ये भी लिखा था उदाहरण के तौर पे कि कोई 33 साल सर्विस करता है तो उसको 27,000 पेंशन मिलेगी। उसके बाद वो मरने के बाद उसकी बीवी को भी 27,000 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरीली ये उनके जमा किए हुए कैपिटल पे इंटरेस्ट है। और उसके बाद जब दोनों मरेंगे तो उनके बेटे बेटी वारिस जो होगा उसको 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये वादा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आज की तारीख में 1100 रुपए दे रहे हो तो इसका कौन से ईयर की बात बता रहे हैं कि 1995 में योजना बनी थी। तो 7 जनवरी 1996 के सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज की एडवर्टाइजमेंट थी। ठीक, और उसमें ये लिखा था। और आज एक एक प्रावधान निकालते गए, जबकि 2008 में इनका जो आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल जो वारिस को मिलना था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब इन्होंने जितने पैसे जमा किए वो वापस भी नहीं होंगे, ब्याज भी नहीं मिलेगा, तो ये जाएंगे कहाँ? और इसमें जो सीबीटी कंट्रोल करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसमें 10 मेंबर यूनियनों के हैं जो कामगारों का हित उनको देखना चाहिए था। 3 इंटक के, 3 बीएमएस के, 3 कम्युनिस्टों के और 1 एचएमएस का। जब इनके एक एक प्रावधान खत्म किए गए 2008 में, जब इनको आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल का मुद्दा खत्म किया, इनका सारा 70 लाख लोगों का पैसा हजम करने की जो चाल चली, तो ये 10 लोग भी वहाँ बैठे थे चाय बिस्किट खाते हुए जो कामगारों के प्रतिनिधि है। हम उन पर भी हमारा रोष है कि इन्होंने, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने वॉकआउट। करंट गवर्नमेंट से आपके कोई उम्मीद है आपको? करंट गवर्नमेंट से आपने ज्ञापन वगैरह दिए हैं? जी देखिए, क्योंकि एक सर बता रहे थे कि आप कई बार मंत्रियों से मिले हैं। जी देखिए, हमने देश के सारे सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा कम से कम 7 बार हर एक को ज्ञापन दिया है। 7 बार, हर एक को 7 बार ज्ञापन दिया है। और उसके बाद हम कम से कम 18 मीटिंग हमारी श्रम मंत्री से हुई है। उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके उनके ब्यूरोक्रेट को हमने एजुकेट किया है, जड़ बुद्धियों को। उसके बाद हमने वित्त मंत्री से भेंट की है, वित्त सचिव से हमारी 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि हमारी डिमांड हमारे पैसों से पूरी हो सकती है। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार मिले हैं। हम 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री से आधा घंटा हमने बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मुद्दा आपका जेन्युइन है, मैं काम करूंगा। फिर 5 अगस्त 2021 को हम मिले, तब भी उन्होंने कहा आपका मुद्दा मेरे संज्ञान में है, मैं आपका काम करके रहूंगा। लेकिन सच तो यह है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपको ऐसा धोखा नहीं लगता है कि अब प्रधानमंत्री देश के इतने बड़े पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो वो उस पद पे बैठकर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने झूठ बोलते हैं? आपको धोखा नहीं लगता? नहीं, क्योंकि आप ही ने ये सरकार जिता के भेजी है। नहीं देखिए, मैं ये नहीं मानता प्रधानमंत्री धोखा देंगे, क्योंकि उनको हमसे कोई डर थोड़ी है। उन्होंने बुला के जब हमको बोला तो उनका इरादा जेन्युइन है जी, उनका इरादा बिल्कुल जेन्युइन है। उनकी आंखों में नमी थी, उनके हृदय में हमारे लिए करुणा थी, ये बात सही है। अच्छा, लेकिन जो हमारी सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो बिल्कुल देश के सबसे ज़्यादा बदमाश लोग हैं, वही है जो हमारे पैसों के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं।
आज हमारा मैं मानता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आज हमारे देश को एक स्ट्रांग नेता मिला है कि ब्यूरोक्रेसी को सीधा कीजिए और हमारा पैसा जिसके ऊपर एक कुंडली मार के बैठे हैं वो हमें मिले। हमें आशा है, जब उन्होंने कहा है तो हमें आशा है। और आज 75वीं सालगिरह है हमारे देश के स्वतंत्रता की। आज 75 लोग जो औसतन 75 साल उम्र के हैं यहाँ अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी संज्ञान प्रधानमंत्री जी ले और जो इस मिलेनियम में या जो इस डायमंड जुबली में या हमारे अमृत महोत्सव में जो आप योजनाएं बनाए, कुछ नहीं बनाए, जो भी बनाए, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। आपको अपने मुद्दे के अलावा और कोई शिकायत है सरकार से, या फिर सरकार आपको ठीक चलती हुई? देखिए, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और एक सोशल मूवमेंट है। हाँ। हम चाहते हैं वृद्धों को उनका सम्मान मिले और वृद्धों को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। सर, ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को दी जी, इस देश की कंपनियों को चलाने को दी, तो सरकार क्या आपके ऊपर इन्वेस्ट करने से डरती है क्या? आप नहीं, क्योंकि आप अब कमा के नहीं देते हो। नहीं, सरकार की इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं है। हाँ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है Exactly. वही हमको मिले, उसका ब्याज मिले। आपने असल भी नहीं दे रहे हो, ब्याज नहीं दे रहे हो, तो सरकार तो इसको खर्चे जैसा समझ रही है ना। सरकार का खर्चा क्यों? हमारे 6.5 लाख करोड़ जो फंड में है वो किसके हैं? ये कामगारों के हैं। और हर साल जो कंट्रीब्यूशन होता है, हर महीने जो साल का 90,000 करोड़ है जी, वो भी तो इन कामगारों का है। हाँ। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जो है ये एक्चुअली बिठा के इतना कंजर्वेटिव बजट बताते हैं तो उनको लगता है जैसे मैं अपने घर से दे रहा हूँ। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये कामगारों का पैसा है और उनको मिलना चाहिए। उनके बुढ़ापे में अगर काम नहीं आएगा तो ये किस काम का है? एग्जैक्टली। हमारा पैसा है भाई, हमें न्याय चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। और इसके लिए हम जो राजकीय इच्छा शक्ति को जगाना था वो तो तकरीबन हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आश्वासन दिया है तो ये मुद्दा तो बिल्कुल सुलझना ही चाहिए। अच्छा, अगर आपकी बात मांगे अभी भी नहीं मानी जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने नारा दिया है, जीतेंगे या मरेंगे। हारेंगे तो हम नहीं, या मरेंगे या जीतेंगे। और ये आज जो 75 लोग 75 साल के 75वीं सालगिरह में बैठे हैं स्वतंत्रता की, वो उसी का एक हिस्सा है कि या तो हम जीतेंगे या मरेंगे। अभी गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीमें चल रही है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल श्रमयोगी मानधन योजना, हाँ। इसमें गवर्नमेंट 100% कंट्रीब्यूशन करती है। 100%? हाँ, मतलब मैं 100 दूँ तो गवर्नमेंट 100 देती है। अब यकीन मानिए, मैं 100 रुपये अगर उसमें योजना में दूं तो 30 साल बाद मुझे 3,000 रुपये मिलते हैं। तो इन लोगों ने 541 दिए हैं, उनको कितने मिलने चाहिए? इन्होंने जो 541 भरे हैं, 100 देने वालों को 3,000 दे रहे हो, तो 541 देने वाले को कितने मिलने चाहिए? फिर NPS, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, व्हाट एवर यू कॉल, उसमें 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है और हमारी स्कीम में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 1.16। वो किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। मतलब ब्यूरोक्रेट कहीं अमेरिका में जाएंगे पेंशन का स्टडी करने, 2-2 महीने स्टडी टूर पे, उसके लिए। अच्छा, तो हम लोगों का भाई क्या है? हमारे लिए हम सौतेले हैं क्या? जब दूसरे पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो जरूरत पड़े तो इस पेंशन स्कीम में क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आप जितनी ज़्यादा हो सके फैलाइए और जनता को अवेयर कीजिए और गवर्नमेंट को भी जगाइए। हमने सोच लिया है कि हम सड़ते सड़ते मरने वाले नहीं है, हम लड़ते लड़ते मरेंगे। अगर आप बुजुर्गों के बिना उनको ठुकरा के अगर आप देश चला सकते हो उनके श्राप के बावजूद, तो चलाओ। फिर देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि जो बुजुर्ग आज हैं उन्होंने अपनी पूरा जीवन इस देश को बनाने में और धीरे धीरे बिल्ड करने में लगाया है। जो उनका पैसा आज PF में पड़ा हुआ है वो उन्होंने पूरी जिंदगी में एक एक पैसा करके जोड़ा है। उनका पैसा है, उनको वापस मिलना चाहिए और इसको खर्चे की नज़र से ना देखें। पहली बात तो ये सरकार का पैसा है नहीं, लोगों का पैसा है। लोगों का पैसा लोगों के पास वापस नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? अडानी अंबानी के पास जाएगा। ये सारे सवाल हैं, ये इनकी मांगे आपने सुनी, इनकी परेशानियां आपने सुनी। आशावान है सरकार से। 2 बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, वित्त मंत्री से मिल चुके हैं, देश के हर एक MP को ज्ञापन दे चुके हैं।
लेकिन इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। इस देश में सरकार बदली गई थी एक उम्मीद के साथ कि कांग्रेस काम नहीं कर रही तो बीजेपी करेगी, लेकिन जब बीजेपी भी ना करे तो हम कहाँ जाएं? ये इन लोगों का सवाल है। ऐसे ही सवाल, ऐसी ही कहानियां हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।